नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पाकिस्तान में नई सरकार भी बन गई और नए राष्ट्रपति भी आ गए। किस तरह से आए, क्या हुआ, पाकिस्तान का सिलसिला क्या है, एक बार नहीं बहुत बार हमने आपसे चर्चा की है और इससे पहले भी हमने एक चर्चा की थी। हमारे साथ आज भी ब्रिगेडियर विजय सागर दिमान साहब है। इन्हीं के साथ बैठ के हमने उस वक्त ये चर्चा की थी कि अभी सरकार बनी नहीं और वो हाथ में ठीकरा लेके लोन जो है भिखारी की तरह मांगना शुरू हो गए। उनका पैसा कहाँ लगता है, कैसा होता है, उसके बारे में भी ब्रिगेडियर साहब ने बड़े विस्तार से बताया था। आज फिर आईएमएफ की टीम जो है वो पाकिस्तान है, इस बात का जायजा ले रही है कि इन्हें लोन दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन भारत ने इस पे एतराज जताया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जो लोन लेता है जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस को लिए इस्तेमाल नहीं करता। पाकिस्तान मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान सेना के लिए पैसा वहां से लोन लेके उनको बर्बाद करता है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता है पैसा। ये ऑब्जेक्शन इंडिया ने आईएमएफ टीम को दिया है। क्या स्थिति है वहां की, इसके बारे में बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिगेडियर साहब फिर वही हाथ में कटोरा, भीख मांगने निकला पाकिस्तान। अंदरूनी हालात खराब हैं और भारत ने जो कहा है, उन्होंने जो बीच कहा है, उसके बारे में आपका। देखिए आदर्श जी, सबसे पहले मैं आपको, आपने जो शब्द यूज किया ना, भीख मांगने निकला पाकिस्तान, कि शायद आपके दर्शक इसकी कॉनोटेशन समझ ना पाए होंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, इंडिया के फॉरेन रिजर्व आज की डेट में $700 बिलियन और पाकिस्तान क्या लोन मांग रहा है आईएमएफ से? $3 बिलियन। और $1 बिलियन का देने के लिए पाकिस्तान के जो उस वक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो सऊदी अरेबिया चले गए थे और सऊदी अरेबिया ने देने से मना किया था। चाइना के पास गए, चाइना ने देने से मना किया था। यानी कि पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए भी मोहताज है। और आज की सिचुएशन ये है, जो पाकिस्तान की प्रेस में रिपोर्ट हुआ है, कि जैसे ही नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, उन्होंने अपने जो उनके काजी निसार समथिंग, मुझे नाम भूल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर का, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने अपने ब्यूरोक्रेट्स को बोला है कि आईएमएफ का जो कल इजलास शुरू हो रहा है, 4 दिन की मीटिंग है, उनके लिए केस तैयार करिए। $3 बिलियन का नहीं करिए, $3 बिलियन की पुरानी बात, उसको 6 करिए, 8 करिए। मतलब समझो कि डेस्परेशन क्या है ये कटोरे वाली जो है। और अब यहाँ पे जब इवन ये अमाउंट भी पाकिस्तान ले रहा है, तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से समझें तो ये अमाउंट वो मोस्टली बेसिकली लेना चाहते हैं अपने लोन्स के इंटरेस्ट ना कर्जा नहीं उतारना। अच्छा, लोन का इंटरेस्ट पे करने के। अभी कर्जा उतारना तो बड़ी दूर की बात है। ओके। क्योंकि चाइना ने भी जो उनको सीपेक का दिया है, उसमें कोई भी वो ग्रांट नहीं है, वो लोन है और वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो भी उतारना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आईएमएफ मान भी लेता है, तो आईएमएफ क्या करता है कि वो बोलेगा, बड़े स्ट्रिंजेंट रखेगा कि आप मार्केट फोर्सेस का चलो, कोई सब्सिडीज मत दो, फ्रीबीज मत दो। वो मेरे को लगता है कि जो नई गवर्नमेंट है ये इस हालत में नहीं है कि वो जनता को फ्रीबीज ना दे। और अगर नहीं देती है और आईएमएफ की शर्तें मान ली जाती हैं, तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, एज इट इज बहुत हाई है, और वो यानी कि अभी भी लोगों को खाने के वांदे हैं, और वो और बढ़ जाएगा। वो एक सबसे बड़ा नुकसान वो होगा। और इस समय जबकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, और मजेदार बात यह है, पीपीपी की जो पार्टिसिपेशन है वो सपोर्ट बाहर से है, पीपीपी के लोग अंदर मंत्री नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे चला पाएंगे इस गवर्नमेंट को इस हालात में। अब इसमें हालांकि ये काफी शायद नहीं था, इंडिया ने चिट्ठी लिखी है ऑफिशियली टू आईएमएफ कि अगर आप पाकिस्तान को कोई लोन देते हैं, हालांकि पहले इंडिया की बात मानी नहीं जाती थी, आज हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि हम, हालांकि पहले शायद हम अमेरिका से डरते थे या रशिया से या कोई दूसरे कंट्री से कि भाई ऐसा मत करिए, आज हमने खुल के बोला है। वो बात अलग है कि वो उनके जो आईएमएफ के हेड हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, वो सब इंडिया को जानते हैं, हमारे बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज आते हैं, उनकी जो फोरकास्ट आती है वो बढ़िया आती है। तो इंडिया आज खड़े होकर बोल सकता है पाकिस्तान को, आईएमएफ को बोल चुका है राइटिंग में
कि जो भी आप इनको पैसा देंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, ऑडिट करिए। क्यों? कि इंडिया फियर कर रहा है कि ये पैसा है जो गलत तरीकों पे खर्च किया जाएगा, एंटी इंडिया ऑपरेशंस पे खर्च किया जाएगा। क्योंकि जितने भी इनके जिहादी होंगे, मिलिट्री होगी, मिलिट्री किस लिए है? एंटी इंडिया। उसके बाद आईएसआई को पैसा जाएगा, किसके लिए जाएगा? जिहादियों को तैयार करने के लिए, तो इंडिया को तोड़ने के लिए। तो इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में ये एक शर्त रखी है कि अगर पाकिस्तान के इसको ऑडिट को मना करता है, जो आज तक करता आया है, चाहे वो किसी की भी शय हो, तो वो उसके ऊपर सब ना दिया जाए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और पाकिस्तान मीडिया इसको बहुत जोर शोर से इसको पॉपुलर कर रहा है। अगर आप कोई भी चैनल या कोई भी इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो इनके वायरल हो रहे हैं वीडियोस, वो आपको समय से पता चल जाएगा। विराट साहब, एक तरफ से ये चिंता जताई जा रही है कि पैसा जो है इंडिया के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत ये है कि कर्जा चुकाने के, लोन चुकाने के काबिल भी नहीं है। तीसरी तरफ उसकी डिफेंस की क्या ताकत है कि जो भारत के साथ मुकाबला करे। अभी आप ही ने देखा मिशन शक्ति जो चला है, उन्होंने क्या दिखाया, और उसमें से तो चाइना तक परेशान हो गए, तो पाकिस्तान की औकात क्या है? देखिए, मिशन शक्ति जो एक्सरसाइज हुई है कल पोखरण के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की मिला के उन्होंने नेवी की ऑनलाइन रखी और बहुत सारे जो बाहर से लोग बुलाए थे उनको दिखाया, और वो एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मोदी जी की गवर्नमेंट ने दुनिया को, भाई हेयर आई कम, डोंट टेक मी लाइटली। वहां पे जितने भी हमारे पोर्टेंट वेपन्स थे, रफेल्स हैं, जैगुआर्स हैं, Su-30s हैं, जितने भी आपके तेजस है, उन सबका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उनकी फायर पावर कैपेबिलिटी दिखाई है। फिर साथ में आपके एंटी अटैक हेलीकॉप्टर्स जितने हैं एंटी टैंक करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी दिखाई है। स्पेशल व्हीकल्स की कैपेबिलिटी दिखाई है। ग्राउंड में गन्स की जो आर्टिलरी है, पिनाका है, आपकी मिसाइल्स हैं। और अगर आपको याद हो, परसों ही हमारा अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि 5 पहले भी थी हमारे पास जी, 5000 किलोमीटर की रेंज की, पर अब हमने इसमें MIRV कैपेबिलिटी ली है। इसका मतलब होता है मल्टीपल टारगेटेबल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। मतलब अब ये मिसाइल पहले स्पेस के बाहर जाएगी, फिर वापस जब री एंट्री के टाइम पे इसके अंदर मल्टीपल वॉर हेड्स होंगे, 5, 10, 15, 20 एग्जैक्टली फिगर मुझे पता नहीं है, और वो न बताई भी नहीं जाएगी, और वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी हो सकते हैं। तो वो जब री एंट्री करेंगे, उनके पास इंडिपेंडेंट अपने टेरेस्ट्रियल या जो भी सिस्टम्स उनके डिप्लॉय होंगे, वो अपने टारगेट को पिक करेंगे और उस पर होम करेंगे। तो इस किस्म की कैपेबिलिटी सिर्फ 5 कंट्रीज के पास इंडिया दुनिया में है, और इंडिया ने बोल दिया कि हेयर आई कम। उसके बाद एक्सरसाइज मिशन शक्ति में एयरफोर्स की ताकत मैंने आपको बता दी, उसी तरह से आर्मी की, टैंकों की, नेवी की, वो सारा का सारा डिस्प्ले पे डाल दिया और दुनिया को बोल दिया भाई अब यहाँ पे हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये जो अग्नि 5 के परीक्षण के बारे में मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने बोला कि इसकी कैपेबिलिटी हमारी डिक्लेयर की है 5000 किलोमीटर, मीन्स कि हम सक्षम है पूरे एशिया में कहीं पे भी वार कर सकते हैं। पर चाइना क्या प्रोपोगेट कर रहा है? वो कह रहा है कि हमने अपने स्पाई शिप छोड़े थे, हमने इसको मॉनिटर किया है, इंडिया झूठ बोल रहा है, इनकी जो मारक शक्ति है वो 5000 किलोमीटर नहीं है, यानी कि 5000 किलोमीटर इंडिया झूठ बोल रहा है, इसकी शक्ति 7000 किलोमीटर से ज्यादा है, इंडिया बता नहीं रहा। क्योंकि अगर इंडिया वो डिक्लेयर करता है तो ये यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज या साउथ एशियन, ऑस्ट्रेलिया, ये जो इंडिया के दोस्त हैं, ये भी उस रेंज में आ जाएंगे, तो इनके ऊपर भी प्रेशर बन जाएगा। बट एनीवे, इसका जो भी सच होगा वो होगा, ये तो सिर्फ बाहर की बात है, अंदर का हमें नहीं मालूम। गवर्नमेंट का डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या हुआ है, वो सब कुछ इंडिया ने केटर किया होगा। बट इंटरेस्टिंग ये है कि चाइना डरा हुआ है, वो दुनिया को बोल रहा है नो नो नो, ये 5000 किलोमीटर नहीं, 7000 से ज्यादा मारेंगे, 7000 से ज्यादा, मतलब कि आप भी इसके खतरे में, इसकी रेंज के अंदर आ गए हो। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। परंतु ओवरऑल जो कहने की बात यह है कि जो मोदी जी की पॉलिसी, स्पेशली मैं बोलूंगा, ये गलवान के बाद जब शुरू हुआ, गलवान तक मोदी जी ने भी कोई खास काम नहीं किया था इस क्षेत्र में, खास मतलब कोई डिस्क्राइबेबल बात नहीं थी। और उसके बाद जिस स्पीड से काम हुआ है, जिस स्पीड से DRDO चली है, जिस स्पीड से आर्म फोर्सेस को लेवरेज मिली है लड़ाई लड़ने के क्षेत्र में। अभी चाइना देखो इस घबराया हुआ बता दिया। अब चाइना ही घबराहट का कारण क्या है कि चाइना जो भी सोचता था कि उसके किले जो है अभेद हैं, कि दे आर नॉन पेनिट्रेबल, और वो कहता था ये 4000 किलोमीटर जो इसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल से लद्दाख तक है, वो कभी भी, वो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट पे आके बोलता था, कभी भी आके ले लेगा।
आपको हैरानी होगी, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी। मुझे एक दिन बोलता है जी हमारी एक मेजर स्ट्राइक फॉर्मेशन जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती थी वो अभी चाइना पे डाइवर्ट कर दी है। तो मुझे भी झटका लगा, मैं कहा क्या बोल रहे हैं आप? अब ओपनली मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, परंतु कहने का मतलब है कि एक नई स्ट्राइक कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर बड़ी कोई 10 साल पुराना 15 साल से एक ठंडे बस्ते में पड़ी थी, वो भी आ गई है। और जितनी की जितनी ये लाइन ऑफ कंट्रोल की हमारी जो बाउंड्री है वो सारी की सारी सुदृढ़ कर दी गई है एंड एक्चुअल ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट है। और बॉर्डर एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी तेजी से बढ़ा है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और मजेदार बात यह है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, आपके जो मुझे याद आता है शायद AK एंथनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये 1977 की बात है शायद, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, पर जब भी एंथनी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था कि अगर बॉर्डर एरिया जैसे अरुणाचल लद्दाख वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने नहीं करी है, वो हमने जान के नहीं करी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान या चाइना वो हमारे उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हमारे को जीत लेगा। यानी कि वो मानते थे कि हमारी जो काबिलियत है वो उनकी फोर्सेस को मिलने की नहीं है। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो बात 1962 में हुई थी, जिसका जो हुआ उनके माइंड में अभी भी चल रहा था। और उसके बाद फिर भी शायद उनके जब ये एक दौलतबाग ओल्डी में जो डेप्सांग प्लेन में, आई थिंक ये बात है शायद 2008-9 की, एक बार वहां पे चाइनीज की इनकर्शन जो पहली हुई है गलवान से पहले, तो उस वक्त जो हमारे विदेश मंत्री जाते हैं, शायद सलमान खुर्शीद साहब थे, वो जब चाइना में जाते हैं तो वहां पे जब आते हैं वापस तो रिपोर्टर पूछते हैं जी आप वहां क्या बात करके आए? तो वो ये नहीं बताते कि मैंने डेप्सांग प्लेन का मामला हल, उसकी बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैंने एग्रीकल्चर का कोई किया टाई अप, कोई मैंने इलेक्ट्रिसिटी का टाई अप किया। यानी कि इतने डरे हुए थे और बॉर्डर एरियाज को डेवलप नहीं करते थे। और यहाँ पे आज उल्टी बात हो रही है। और मजेदार बात है सर, क्या था, मोदी जी भी एक दिन अपने भाषण में कह रहे थे कि मैंने किसी बॉर्डर एरिया के बंदे से बात किया तो उन्होंने बोला जी हमारा गांव ना देश का एंड वाला लास्ट गांव है, यानी कि हमारा गांव देश का लास्ट गांव है, इसलिए कोई पूछता नहीं है। तो मोदी जी बोले, मैंने उनको ये जवाब दिया, देखिए अगर हम बॉर्डर के क्रॉस जाते हैं दूसरे चाइना में और उधर से चल के वापस आते हैं तो आपका गांव देश का पहला गांव है। तो ये सोच देखिए, जो बंदा अपने आप को लास्ट समझता है, मोदी जी ने उसको भी बोला साइकोलॉजिकली बेटा तू पहला है। और खाली बोला ही नहीं बल्कि उसके यहाँ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, चाहे वो हमने आर्मी ने यूज करने पर बने। तो अगर आप देखते हैं ये आपके जो श्योक के साथ आपकी दौलतबाग ओल्डी से जो रोड बनी DBDSO रोड जिसको हम बोलते हैं, पहले यही इलाका क्रॉस करने में वहां पे सिया कांगड़ी से सिया कांगड़ी बनती, शायद नाम रिज का नाम गलत हो सकता है, क्रॉस करने में 3 दिन लगते थे। आज वो 6 घंटे में पहुंचते हैं। और फिर आप बोलेंगे 3 दिन में अगर वहां बर्फ पड़ती थी तो आपने बीच में टनल क्यों नहीं बनाई? आजकल तो जगह जगह टनल्स बन गई हैं पूरे लद्दाख में। तो ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया को पता लग गया है कि अब इंडिया जो है पुश ओवर नहीं है। और पाकिस्तान से तो मैं कहता हूं अपने को कंपेयर करना ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल, यानी कि एक स्ट्राइक फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से निकाल के चाइना की तरह डिप्लॉय कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चाइना, पाकिस्तान इज नो मोर अ थ्रेट, और हमें उसको पाकिस्तान को ज्यादा बात करके उसको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी। और हालांकि अब अगर पाकिस्तान को काउंटर करना है तो IMF जैसे लोगों में से हम, जहां पे हमारा भी इन्फ्लुएंस बन रहा है, तो हम उनको बोल रहे हैं इनको ये मत करें। ये बिल्कुल चीज सामने आ गई। और मुझे लगता है IMF पहले भी एक उन्होंने ऐसा ही किया था, इनको लोन देने से इनकार कर दिया था तभी। और अब भी जब सामने चीजें आ रही हैं, ये तो बात नहीं है कि आम लोगों को एक नागरिक को पता था, IMF को नहीं पता इनके लोन की क्या पोजीशन होगी, लोन लेने के बाद क्या कुछ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने बताई है, जो भारत की ताकत बताई है, उस ताकत को ये लोन लेके कर्जा चुका के कुछ भी कर ले, स्वाय छोटी मोटी मिलिटेंसी को कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात की आपने। बिकॉज जो मोदी जी के राज में जो अभी हम पिछले 10 सालों में जो हमारे कमर्शियल लेवल्स के बने हैं, अभी परसों हमारा यूरोपियन नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, स्विट्जरलैंड में जो EU के बाहर है, तो उसमें भी बहुत जबरदस्त भारत को फायदा होने वाला है। वैसे भी चाइना से लोग शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो ये सारी जो कमर्शलाइजेशन है इसको बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की जरूरत बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी उन्होंने अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट किया है तो साथ में इस पे भी किया है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं, बुद्धिजीवी हैं जो इकोनॉमिक्स को कमर्शियल टाइज करते हैं, कि अभी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो कि मैं आर्म फोर्सेस से खुद आता हूं, इनका खर्चा जो हम बोलते थे ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, इसको प्लीज प्लान एक्सपेंडिचर में जोड़िए।
इसको इसको ये ना सोचिए कि ये पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर आपने घर में कोई चीज बनाई है, उसकी आप सुरक्षा नहीं कर सकते, तो वो चीज बेकार है। तो इसलिए ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ये प्लान एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। और दूसरी रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जो डिफेंस की R&D है, इसको जरूर बहुत पैसा बढ़ाइए। हमारा जो R&D का बजट आज डिफेंस बजट में 0.001% के आसपास में बताया जाता है, जो बिल्कुल काफी नहीं है। चाइना का बजट 2.5% है, वैसे ही अमेरिका का ज्यादा है। और अगर हमारे पास पैसों की कमी है, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट, हालांकि मोदी जी ने GST लाके उसकी भी अच्छी मैनेजमेंट करी है। आज हमारे पास जैसे रेलवे को देखो कहाँ चला दिया है, यानी कोई भी क्षेत्र जो है अछूता नहीं है। और इन सबको रखने के लिए डिफेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे जो हमारा जो इसको प्लान एक्सपेंडिचर बनाइए, और साथ के साथ में R&D में डेवलपमेंट करिए। और जैसे PPP प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये ऑपोजिशन को बोलने दीजिए कि ये पूंजीपतियों को दे दिया या ये जो प्राइवेटाइज कर दिया, डजंट मैटर, उसको भी आप करिए। और साथ में जो हमारे PSUs थे, वो आज तक घाटे में चल रहे थे। मान के चलिए कि PSUs जब अंग्रेजों ने छोड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये पूरी की पूरी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अंग्रेजों की जो ताकत थी, वो सारी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी। आज़ादी के बाद सब तबाह कर दिए, उन वहां पे कम्युनिस्ट को दे दिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोई बात नहीं। पर मोदी जी ने अभी उनको भी रेड से निकाल के प्रॉफिट में डाल दिया। तो PSU भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं, पब्लिक मनी भी लग रही है, चाहे वो बाहर से आ रही है, क्या फर्क पड़ता है। अगर वो R&D मेरे अपने कंट्री में हो रही है, मेरे अपने लोग कर रहे हैं, अगर वो बाहर वाला कल को पैसे देना बंद भी करेगा, तो कम से कम वो फैसिलिटी तो मेरे पास है ना, वो नॉलेज तो मेरे पास है ना। और जितनी भी हमारी ब्रेन ड्रेन बाहर गई हुई है, वो आप वापस का उपयोग करना शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी बात तो, आपने कही। तो ये बहुत जरूरी है। ब्रेन ड्रेन जो है उनको वापस लाना बड़ा जरूरी है। पूरा वर्ल्ड जो है हमारे में उसका फायदा उठा रहा है, और अब हमारा भारत क्यों पीछे रहेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बढ़ रहा है, हर चीज यहाँ पे मौजूद है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरिष्ठ साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।